नमस्कार। हमारा संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे आर्टिकल 1 to 4 अनुच्छेद 1 से 4 जो बात करता है भारत और उसके संघ की। इसके पहले एक बात मैं आपको जल्दी से बता दूं। देखिए, संविधान जो है वो मुख्यतः 3 भागों में कहा जा सकता है कि डिवाइडेड है। पहला जिसे हम कहते हैं भाग, भारत का संविधान के टोटल 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स। इन भागों के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, और 12 शेड्यूल्स हैं जो इन सारे भागों के बाद में दिए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं अनुसूचियां। ये नाम जानना ज़रूरी है ताकि जब मैं इनको रेफ़र करूं तो आप समझें कि संविधान के किस भाग की बात हो रही है। तो जब कभी हम किसी विषय पे पूछते हैं कि कानून क्या है या संविधान में लिखा क्या है, तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये भाग में आता है या ये विषय जो है ये शेड्यूल्स में या अनुसूची में आता है। 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियां जो हैं वो एक प्रकार से लिस्ट हैं अलग अलग संबंधित विषयों पर। जैसे कि जब हम पूछते हैं कि कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है और कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, तो इनकी जो लिस्ट है उन्हें अनुसूचियों में डाला गया। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिन्हें राज्य की सरकार के कंट्रोल में या पावर में नहीं है, जहां पे राज्य कानून नहीं बना सकती, इन ट्राइबल एरियाज के लिए कुछ अलग कानून लगते हैं। ये ट्राइबल एरियाज क्या होंगे, इन्हें भी अनुसूची में डाल दिया गया है। तो कौन से भाग का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद और कौन सी सूची के साथ पढ़ना है, ये समझना जरूरी है। अब आज से इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत कर रहे हैं पहले अनुच्छेद से संविधान को समझना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत के संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका या प्रियम्बल के बारे में है। आर्टिकल 1 to 4 जो है ये भारत के संविधान का भाग 1 है। तो मैं जल्दी से पढ़ूंगी क्या ये अनुच्छेद कहते हैं शब्दतः और फिर इनको समझाने की आपको कोशिश करूंगी। देखिए, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब जिसे हम कहते हैं संघ और उसका क्षेत्र। मतलब जब भारत के संविधान की बात हो रही है तो भारत का क्षेत्र क्या माना जाएगा, किस टेरिटरी की बात हो रही है, इसी से शुरुआत होता है भारत के संविधान का। आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1 कहता है, पहले मैं जल्दी से इसको अंग्रेजी में पढ़ दूंगी फिर जल्दी से इसका हिंदी में अनुवाद करूंगी। आर्टिकल 1 सेज नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब संघ का नाम और उसका क्षेत्रफल। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 सेज इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। इंडिया जो कि भारत है ये राज्यों का संघ होगा। पहली चीज नोट करने वाली ये है कि यहां पे भारत के संविधान में शब्द फेडरल या फेडरेशन यूज नहीं हुआ है, राज्यों का संघ है। इसका क्या मतलब? राज्यों का संघ का मतलब है कि ये एक कोई राज्यों का मंडल नहीं है, इसमें संगम तो है लेकिन एक संघ के रूप में। इसका क्या मतलब है समझाने की कोशिश करती हूं। देखिए, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका में भी फेडरलिज्म है जहां पे अलग अलग राज्यों को मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिला, लेकिन वहां पे राज्यों के जो अधिकार हैं वो भारत में राज्यों के अधिकारों से कंपैरिजन में बिल्कुल अलग हैं। भारत चूंकि राज्यों का संघ है तो इसमें सारे राज्यों में लोगों को नागरिकता नहीं है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही नागरिकता चलती है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। जैसे हम बाद में और इस पे बातचीत करेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पावर्स का, अधिकारों का विभाजन तो है, लेकिन यदि कोई राज्य चाहे कि मैं भारत के इस संघ से अलग हो जाऊं तो राज्य के पास वो अधिकार नहीं है। तो शुरुआत होती है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। चूंकि वर्ड फेडरल यूज नहीं किया गया, इसलिए जब हम फेडरलिज्म पर और बात करेंगे कि किस प्रकार का फेडरेशन है इंडिया में, तो ये शब्द आएगा जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वाज़ाई फेडरल। मतलब पूरा अमेरिका के जैसे राज्यों को पूरा पूरा अधिकार नहीं है, कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास है, कुछ अधिकार राज्य सरकार के पास है। ये क्या अधिकार है, इस पर आगे आने वाले वीडियो में और विस्तृत से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 कहता है The states and the territories thereof shall be specified in the first schedule। मतलब राज्य और उनके क्षेत्र क्या क्या हैं
इन सब को पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। मतलब समझने की बात कि यदि आप जानना चाहते हैं कि भारत में क्या राज्य हैं और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या उनका क्षेत्रफल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ भारत के संविधान की पहली अनुसूची को खोलना होगा और उसमें लिखा होगा कि कौन सा राज्य है और किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है। अब आते हैं आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 पर। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो किन किन चीजों से बनेगा, उसमें क्या क्या सम्मिलित होगा। पहला कहता है आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 ए कहता है द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, मतलब राज्यों का क्षेत्रफल। दूसरा, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब पहली अनुसूची में दी गई यूनियन टेरिटरीज। राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में क्या अंतर है, इस पर 1 मिनट में आती हूं। और तीसरा कहता है कि सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, मतलब ऐसे अलग क्षेत्र जो भारत अक्वायर करे या अर्जित करे। अब इस पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूं। बस यही है पहला आर्टिकल कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, वो सारे राज्य जिनका क्षेत्रफल जो भारत में राज्य है उन सबका क्षेत्रफल, वो सारी यूनियन टेरिटरीज जिनको पहली अनुसूची में दिया गया है, और ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे भारत में अर्जित किया जाए। इन सब पे थोड़ा थोड़ा सा कमेंट्री जरूरी है। देखिए, पहली बात ये कि आर्टिकल 1 के पहले 1956 के पहले तक भारत में जो राज्य थे उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, या कह लिया जाए 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिन्हें कहा जाता था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मतलब कौन से राज्य कितने बड़े हैं, किन राज्यों के लिए क्या व्यवस्थाएं और क्या कानून चाहिए, उस हिसाब से सारे राज्यों को भारत में 1956 के पहले इन 4 कैटेगरीज में बांट दिया, पार्ट ए, बी, सी, डी। पार्ट डी वो स्टेट्स थे, वो टेरिटरीज थी, वो क्षेत्रफल थे जो बहुत छोटे थे और जो बाकी राज्यों से काफी अलग थे। पार्ट डी में 1956 के पहले सिर्फ और सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही आता था। लेकिन जब आर्टिकल 1 आया तो आर्टिकल 1 में 1956 के बाद संशोधन हुआ, 7th अमेंडमेंट, 7वां संशोधन भारत का संविधान का, जिसमें आर्टिकल 1 में ये पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट्स को हटा दिया गया और भारत के सारे क्षेत्रफल को केवल 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, राज्य और यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आज के दिनांक पर भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब राज्य क्या होता है ये अधिकतर लोग समझते हैं, यूनियन टेरिटरीज पे थोड़ी जल्दी से बातचीत करते हैं। देखिए, यूनियन टेरिटरी मतलब एक ऐसी संवैधानिक इकाई जिस पर केंद्र सरकार का पूरा पूरा कंट्रोल हो। इसका क्या मतलब? राज्य में हम जानते हैं कि लोग एक सरकार को का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, और राज्य लेवल पर 2 या 1 हाउसेस होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है, या सिर्फ विधानसभा होती है। इन सब पर भी आगे आने वाले समय में वीडियो मैं बनाऊंगी। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनके पास होते हैं एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो राज्य के लेवल पर चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो अहम भूमिका अदा करते हैं और वो एक तरीके से केंद्र सरकार से इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, उनके मिनिस्टर्स, उनकी बात जो है वो मानी जाती है। दे आर दी एग्जीक्यूटिव, वो कार्यपालिका होते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब ऐसे क्षेत्र जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हो। केंद्र सरकार में किसके द्वारा? क्या प्रधानमंत्री के द्वारा? जी नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यूनियन टेरिटरीज में राष्ट्रपति या भारत के प्रेसिडेंट जो हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं, जिनका नाम अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में कभी कभी अलग हो सकता है। और प्रेसिडेंट के पूरे पूरे अधिकार होते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटर के पास, और इस एडमिनिस्ट्रेटर को जो कोई भी समस्या होती है वो सीधे उसे प्रेसिडेंट के पास ले जा सकते हैं। तो भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया 8 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो है या सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा जो है वो है एनसीटी, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली जो है उसका एक बड़ा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। खैर, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होंगे, आपको पता होगा कि जैसे दिल्ली में आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं जो सीधे सीधे केंद्र सरकार से शासित होते हैं। तो अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि काफी आपस में जो है एक तरह से फ्रिक्शन दिखाई दिया राज्य सरकार में, जिसे चीफ मिनिस्टर या अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर में।
अब इनके बीच में इस प्रकार का जो फ्रिक्शन हो रहा है उस पर संविधान क्या कहता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो है, लेकिन इसमें लीगल मुद्दे क्या हैं, कोशिश करूंगी कि क्योंकि दिल्ली का मामला इतना महत्वपूर्ण है, हमारी राजधानी है, इस पर कोशिश करूंगी एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको दिल्ली के इतिहास और दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस समझाने की। लेकिन अभी ये जानिएगा कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी क्यों है, ये इस बात पे छोटा सा मैं आपको बात बता दूं। क्योंकि दिल्ली जो है वो पूरे देश की राजधानी है। यहाँ पे केंद्र सरकार के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, भारत का संसद भी यहीं पर है, राष्ट्रपति भवन भी यहीं पर है, प्रधानमंत्री का ऑफिस और निवास भी यहीं पर है। तो दिल्ली को यह माना जाता है कि सिर्फ ये एक बाकी राज्यों की तरह नहीं है। दिल्ली में क्या होता है उससे पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ सीट ऑफ द गवर्नमेंट, ये पूरे केंद्र सरकार की भी सीट है। इसलिए दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देना जरूरी था। पर जैसे मैंने बताया, दिल्ली पे और लंबी चर्चा करेंगे। एक दूसरा राज्य जिसका नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है आर्टिकल 1 की जब बात हो रही है, वो है जम्मू और कश्मीर। अब संवैधानिक दृष्टि से एक बात जान लें, जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में जम्मू और कश्मीर भी सम्मिलित है, लेकिन बाकी राज्यों के से अलावा से भिन्न भारत के संविधान में एक और अनुच्छेद डाला गया जिसे हम समझाते हैं आर्टिकल 370, जिसके मुताबिक कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर के राज्य को एक अलग स्पेशल संवैधानिक स्टेटस दिया गया। और जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है, या आप जिसे कहा जाए था, जिसमें अपना खुद का संविधान लागू हुआ। अब हम जानते हैं कि हाल ही में लगभग 1-1.5 साल पहले सरकार ने जम्मू और कश्मीर के इस स्पेशल स्टेटस को एक तरीके से हटा दिया गया। चूंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इस पर भी हम अभी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इसके कानूनी मुद्दे क्या हैं इसको मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। तो भारत का क्षेत्रफल क्या है, सारे राज्य, सारी यूनियन टेरिटरीज और ऐसा कोई भी भाग जिसे केंद्र सरकार अर्जित करे। अब इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि हमने प्रियम्बल में देखा था कि एक शब्द यूज हुआ था सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्रफल को अर्जित करने का अधिकार संप्रभुता के अंदर सम्मिलित होता है। If a government, if a nation is a sovereign nation, it has an inherent right to acquire any territory. ठीक है। अब यदि कल को माना जाए कि भारत किसी और क्षेत्र को अर्जित करता है, तो भारत में संसद में उसको पारित करने के लिए, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए अलग से कानून पारित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3C ये कहता है कि कोई अर्जित किया हुआ क्षेत्र, कोई अक्वायर्ड टेरिटरी भी भारत का पार्ट होगा। लेकिन जब आप कोई नए क्षेत्र को अर्जित करेंगे तो ठीक है, उसको आपको किस कानून के तहत करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इंटरनेशनल लॉ देखना पड़ेगा। क्या इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो राइटफुल एक्विजिशन है, लीगल एक्विजिशन है, वो एक इंटरनेशनल लॉ का अलग मुद्दा बनेगा। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं कि जहां पे यदि उनकी सरकार किसी और क्षेत्र को अर्जित करती है तो पहले उन्हें एक डोमेस्टिक लॉ पास करना पड़ेगा, अपने संसद के द्वारा एक कानून पारित करना पड़ेगा और उसी के बाद वो एक्सेप्ट होगा। लेकिन इंडिया में आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3C ये कह देता है कि किसी अलग से कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जल्दी से जब मैं आऊंगी आर्टिकल 2, 3 और 4 पे, तब आप ये जानेंगे कि यदि कोई नया क्षेत्रफल या टेरिटरी एक्वायर की जाती है तो उसके क्या बाउंड्रीज होंगी, उसमें क्या अधिकार होंगे, उसमें किस प्रकार से बाकी चीजों का डिवीजन होगा, जैसे कि पानी का, नदियों का, रिसोर्सेस का। उसके लिए सरकार कानून जरूर बना सकती है, लेकिन वो आर्टिकल 1 में नहीं बनेगा, वो बनेगा आर्टिकल 2, 3 या 4 में। इस पे आप समझेंगे जैसे हम अगले अनुच्छेदों की बात करेंगे। तो ये तो हुआ आर्टिकल 1। इसमें एक चीज और कहना जरूरी है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के क्षेत्रफल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, राज्य और यूनियन टेरिटरीज। लेकिन शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब एरियाज, मतलब वो क्षेत्रफल जहां पे जनजातियां रहती हैं, जहां पे ट्राइबल्स रहते हैं, उनके क्या अधिकार होना चाहिए? क्या उनको सीधे सीधे राज्य के क्षेत्रफल में सम्मिलित कर देना चाहिए? तो भारत के संविधान बनाने वालों ने बोला कि नहीं, ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, इन्हें राज्य के जो भी भारत के संविधान में कानून हैं, जैसे कि भाग 6 और भाग 8, राज्यों के क्या अधिकार हैं इस पर बात करता है। लेकिन शेड्यूल एरियाज को उसमें नहीं रखा गया।
उसके लिए एक अलग अनुसूची बनाई गई, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th, मतलब 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में इन शेड्यूल एरियाज का क्या होगा, क्या इनका क्षेत्रफल होगा, क्या इनके अधिकार होंगे, इसके बारे में बात की जाती है। 5th शेड्यूल जो है भारत का, 5वीं अनुसूची जो है वो बात करता है प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के जो एरियाज हैं उस पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसकी बात 5वीं अनुसूची में की गई है। 6वीं अनुसूची जो है वो बात करता है स्पेशली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो राज्य हैं जहां पे शेड्यूल ट्राइबल एरिया ज्यादा है और इसके लिए भी अलग से प्रोविजन दिए गए। भाग 10 भारत के संविधान का और अलग से विस्तृत में बात करता है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की, जिसमें 2 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A। बाद में जब इन पर आएंगे तो इन पर विस्तृत में मैं जानकारी दूंगी, लेकिन मैं आपको अभी इस समय ये समझाना चाहती हूं कि राज्य और यूनियन टेरिटरीज के अलावा वो राज्यों में जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज डोमिनेटेड हैं उसके लिए भारत के संविधान में अलग अनुसूची है, अलग भाग है, अलग अनुच्छेद या आर्टिकल है। बात को आगे बढ़ाते हैं और एक बात आर्टिकल 2 पे जाने के पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि जम्मू और कश्मीर का आर्टिकल 370 के बाद एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, मतलब वो राज्य तो था, बाकी राज्यों जैसा था, लेकिन बाकी राज्यों से अलग भी था क्योंकि उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। भारत में जो बाकी सारे राज्य हैं वो सब बराबर है, कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य से ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए अलग अलग प्रोविजंस भी दिए गए। यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जब भारत का संविधान बन रहा था और भारत की आज़ादी के बाद अलग अलग राज्य जो थे वो अलग अलग राजा रजवाड़ों के अधीन में थे, अलग अलग राज्यों का साइज अलग था, वहां की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग थी। तो जब उन्हें भारत में सम्मिलित किया गया तो कुछ कुछ राज्यों के लिए कहा गया कि स्पेशल प्रोविजंस डालना जरूरी है। तो जम्मू और कश्मीर की बात होती है, लेकिन सिर्फ जम्मू और कश्मीर एक ऐसा राज्य नहीं है जिसके लिए आर्टिकल 370 डाला गया। उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपको बताना चाहूं तो लोग ये जनरली नहीं जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात पे अलग से बात की जाती है अनुच्छेद 371, आर्टिकल 371 के अंदर। नागालैंड की बात की जाती है आर्टिकल 371A के अंदर। असम की बात की जाती है आर्टिकल 371B के अंदर। मणिपुर की आर्टिकल 371C के अंदर। आंध्र प्रदेश की आर्टिकल 371D के अंदर। सिक्किम की आर्टिकल 371F के अंदर और मिजोरम की आर्टिकल 371G के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की आर्टिकल 370H के अंदर और गोवा की 370I के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग राज्यों के लिए कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो इन राज्यों पर कुछ अलग से बात करता है। क्या बात करता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना जरूरी होगा। तो और यदि यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए, मैंने आपको बताया कि वो केंद्र सरकार के द्वारा शासित होते हैं। भारत में जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके ऊपर, और जो लेटेस्ट है अब सरकार ने बना दिया है लद्दाख को भी, इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि यूनियन टेरिटरीज केंद्र सरकार के द्वारा शासित हैं, इसका क्या मतलब है? क्या केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकती है? इसके लिए एक जजमेंट जो है वो मैं आपको जल्दी से बताना चाहती हूं। सत्यदेव भूषारी वर्सेस पद्मदेव। जो लोग इस जजमेंट को पढ़ना चाहें वो इसका साइटेशन नोट कर लें। साइटेशन मतलब वो पता जिस पर आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं। AIR पे आप पढ़ सकते हैं या SCC पे पढ़ सकते हैं, तो अलग अलग साइटेशन होते हैं। मैं AIR का साइटेशन आपको जल्दी से लिखवा देती हूँ। AIR 1954 मतलब 1954 का जजमेंट है। SC सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 587 मतलब वो पेज नंबर जहां पे आप ये जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और एक जजमेंट और है, विंध्य प्रदेश वर्सेस श्री मौला बख्श। विंध्य प्रदेश वर्सेस मौला बख्श, इसका साइटेशन है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 145। ये 2 जजमेंट्स इस बात पे व्याख्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, कि यूनियन टेरिटरीज के क्या अधिकार हैं। और मुख्यतः यह बात कही गई है कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो संवैधानिक इकाई हैं। मतलब हाँ, प्रेसिडेंट से अपॉइंटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उसे गवर्न जरूर करते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज को केंद्र सरकार का सीधा सीधा भाग नहीं माना जा सकता। उसे एक अलग संवैधानिक इकाई के रूप में देखना और समझना बहुत आवश्यक है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की ओर। आर्टिकल 2 को अंग्रेजी में पढ़ देती हूं शब्दतः, फिर हिंदी में अनुवाद और फिर उसका मतलब आपको समझाऊंगी। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट।
किसी नए राज्य को एडमिशन करवाना या उसकी स्थापना करना। शब्द जो इंपॉर्टेंट है वो है नया राज्य। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, मतलब संसद जो है वो कानून के द्वारा एडमिट कर सकती है संघ में या स्थापित कर सकती है नए राज्यों को, न्यू स्टेट्स, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, ऐसे शर्तों पर, निबंधनों पर जो उसे सही लगे। मतलब आर्टिकल 2 का मेन इंपोर्ट क्या हुआ कि संसद यदि चाहे तो कानून पारित कर कर, किसमें कानून पारित कर कर, अनुच्छेद 2 के अंदर कानून पारित कर कर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। देखिए आर्टिकल 1 में हमने देखा था कि यदि नया क्षेत्रफल कोई अक्वायर हुआ तो उसके लिए अलग से कानून पारित करने की जरूरत नहीं है, उसे भारत के संघ में माना जाएगा। लेकिन अब उस राज्य का नाम क्या होगा, उस राज्य की एग्जैक्ट सीमाएं क्या होंगी, यदि उस नई टेरिटरी को जिसको आर्टिकल 1 में एक्वायर किया गया है उसको एक नए राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो आर्टिकल 2 केंद्र सरकार को, संसद को यह पावर देता है कि संसद कानून पारित कर कर जो शर्त निबंध उसे सही लगे, ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो छोटा सा आर्टिकल है लेकिन महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और उसके बाद आर्टिकल 2A था जिसकी अब तो खैर इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसके द्वारा सिक्किम एक राज्य है, हम जानते हैं, जिसे भारत के संघ में या यूनियन में जोड़ा गया। खैर उस पर कभी अलग से बात करेंगे जब सिक्किम की या सिक्किम पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जल्दी से आ जाते हैं आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 पर, जो कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब नए राज्यों का गठन और राज्यों की सीमाओं में बढ़ाव, घटाव और उनके नाम में परिवर्तन। क्या बोलता है, जल्दी से आपको हिंदी में समझाती हूं। पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब संसद कानून के द्वारा या तो एक नया राज्य बना सकता है जो अलग अलग 2 या 2 से अधिक राज्यों की क्षेत्रफल को मिलके बनाया गया हो, या राज्य या यूनियन टेरिटरी, या 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब राज्य और यूनियन टेरिटरी कितनी भी संख्या में हो सकते हैं, उनके कुछ कुछ क्षेत्रफल को लेकर एक नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। केंद्र कानून के द्वारा, संसद जो है कानून के द्वारा इन सारे राज्यों का क्षेत्रफल भी बढ़ा सकती है, इनका क्षेत्रफल घटा भी सकती है, जो भी राज्य हैं उसकी सीमाओं में या बाउंड्रीज में परिवर्तन भी कर सकती है, और राज्यों का या यूनियन टेरिटरीज का नाम भी परिवर्तित कर सकती है। देखिए आपको एक जल्दी से मैं उदाहरण देती हूं। सिक्किम को तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 2A के द्वारा, जो कि एक स्पेशल आर्टिकल था, भारत के संघ में जोड़ा गया। लेकिन हाल में ही जब तेलंगाना बना तो तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश की सीमा से, तो वो किस कानून के द्वारा बना गया, तो वो बना आर्टिकल 3 के अंतर्गत। इसी प्रकार से सन 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए इनकी सीमाओं में परिवर्तन किए गए, नए राज्यों का गठन हुआ इन्हीं की क्षेत्रफल को लेकर, और उसके लिए बना एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो एक कानून बना, एक एक्ट बना, जिसके माध्यम से इन सीमाओं को जो है वो बदला गया, नए राज्यों का गठन हुआ इन सीमाओं को मिलाकर। तो वो कानून, यदि आप कहें कि उसका संवैधानिक सोर्स क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रूट क्या है, तो वो है आर्टिकल 3। जब भारत में नए राज्य बनते हैं या नई यूनियन टेरिटरी बनती हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के बाउंड्रीज को मिलाकर, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। इसके पहले कि आप कंफ्यूज हो, एक मेन बात फिर से दोहरा देती हूं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या अंतर हुआ? आर्टिकल 2 जब एक नए, बिल्कुल नए राज्य का गठन करना है, जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनकी सीमाओं को लेकर नहीं, यदि बाहर से कोई टेरिटरी एक्वायर करी। आर्टिकल 2 का ज्यादा महत्व तब था जब भारत की आजादी का समय था, जब पहली बार हम अलग अलग नए नए राज्यों को भारत के संग में जोड़ रहे थे। तो आर्टिकल 2 का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो है। आर्टिकल 3 जो है वो अब काम आता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग भारत का क्षेत्रफल है उसी में से अलग अलग क्षेत्रों को, राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज के एरिया को मिलाकर नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। और उन नए राज्यों के गठन का नाम, एक राज्य का एरिया कम, दूसरे राज्य का एरिया बढ़ाना, वो सब कुछ जो है वो पार्लियामेंट के पावर्स में आता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। लेकिन आर्टिकल 3 में एक और महत्वपूर्ण बात की गई है कि ये इस प्रकार का कोई बिल यदि संसद के किसी भी हाउस में आता है,
मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में यदि कोई भी ये बिल पेश करता है कि एक नए राज्य का गठन आर्टिकल 3 के अंतर्गत होना है, मानिएगा कि जैसे हरियाणा है और हरियाणा के कुछ क्षेत्र को लेकर एक नया राज्य बनाना है और इसके लिए संसद की किसी भी घर में, लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल आता है, तो वो प्रेसिडेंट के बिना नहीं लाया जा सकता। जो शब्द है वो ये है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति रिकमेंडेशन नहीं देंगे इस प्रकार का बिल ना तो लोकसभा में लाया जा सकता है ना तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। और दूसरी बात कि जब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इस प्रकार का बिल संसद के किसी भी हाउस में लाया गया या लाया जाएगा, तो जिस राज्य की टेरिटरीज को बदला जा रहा है उस राज्यसभा की विधानसभा के पास उस बिल को पहले भेजना पड़ेगा, उस राज्यसभा का ओपिनियन या मत लेना पड़ेगा। वो राज्यसभा या विधानसभा जो है, राज्यसभा का मेरा मतलब यहाँ पे कि स्टेट के लेवल पे जो भी लेजिस्लेचर है, विधानसभा या विधान परिषद, तो वो विधानसभा से मत लेना पड़ेगा कि आपका क्या कहना है। हरियाणा के एग्जाम्पल पे वापस आऊं, हरियाणा से मानिएगा कि कुछ क्षेत्रफल लेकर एक नए राज्य की को बनाने के लिए संसद में एक नया बिल पेश किया जाए। पहली बात तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना चाहिए और दूसरी बात हरियाणा की जो विधानसभा है उसके पास इस बिल को भेजना पड़ेगा एक निश्चित समय अवधि के लिए। जी हां, यह भी आर्टिकल 3 में लिख दिया गया है कि एक निश्चित समय अवधि के लिए उसको विधानसभा के पास भेजा जाएगा, विधानसभा को अपना मत देना पड़ेगा और उसके बाद ही इस पर डिस्कशन हो सकता है संसद के उस हाउस में जहां पे उस बिल को पेश किया गया है। इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत ये थी कि केंद्र सरकार सिर्फ अपनी ही मर्जी द्वारा संसद में राज्यों के क्षेत्रफल के साथ जो है वो कह लिया जाए छेड़छाड़ नहीं कर पाए, उसके क्षेत्रफल को मनमानी तौर पर नहीं बदल जाए, उस राज्य की विधानसभा का क्या मत है इसे भी सुन लिया जाए। खैर ये अलग बात है कि यदि राज्यसभा हम मना कर दे और उसके बाद भी संसद में केंद्र सरकार की मेजॉरिटी होने के कारण यदि वो पास हो जाए तो क्या होगा, तो वो पास हो जाएगा। खैर ये अलग बात है कि यदि राज्य में लोगों का मन नहीं है और इस प्रकार से क्षेत्रफल बदला जा रहा है तो केंद्र सरकार को अगले आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन संविधान ये कहता है कि यदि किसी राज्य के क्षेत्र के साथ आप बदलाव कर रहे हैं तो पहले उस राज्य की विधानसभा से जो है अपना मत ले लीजिए। एक छोटी सी बात ये भी कही गई है कि जो समय अवधि की बात की गई है कि सपोज मानिएगा कि विधानसभा के पास वो बिल भेजा गया 3 महीने के लिए और विधानसभा में उस समय सत्र ही नहीं लगा, तो राष्ट्रपति यदि चाहें, प्रेसिडेंट यदि चाहें तो उस समय अवधि को बढ़ा भी सकते हैं कि किसी कारण से यदि विधानसभा में उस पर चर्चा ही नहीं हो पाई तो थोड़ा सा और समय दे दिया जाए ताकि विधानसभा का मत जरूर ले लिया जाए इस पर संसद में बात करने के पहले। एक्सप्लेनेशंस भी हैं 2 इसमें। जो मेनली एक बात कहती है उसको जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि राज्य और यूनियन टेरिटरी के कुछ कुछ क्षेत्रों को लेकर एक नया राज्य बना सकते हैं, तो यूनियन टेरिटरी के एरिया को लेकर भी राज्य बनाया जा सकता है या 2 यूनियन टेरिटरी के एरिया को लेकर एक यूनियन टेरिटरी भी बनाई जा सकती है। तो जब किस एरिया या किस क्षेत्रफल के एरिया को लेकर या क्षेत्रफल को लेकर एक नया राज्य या नया यूनियन टेरिटरी बनाना है तो वहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है राज्य, लेकिन राज्य में वहां यूनियन टेरिटरी भी सम्मिलित है। लेकिन दूसरी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि ये जो बात है कि विधानसभा के पास पहले उसका मत लिया जाना चाहिए, इसमें यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यूनियन टेरिटरीज में सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटर का जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं उनका मेन एग्जीक्यूटिव पावर होता है। तो यदि यूनियन टेरिटरी के क्षेत्रफल में बदलाव किया जा रहा है तो किया तो जा सकता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के किसी मिनिस्टर का किसी का ओपिनियन लेना जरूरी नहीं है। देखिए यूनियन टेरिटरी पे जितनी भी भारत में है उनके लिए अलग अलग कानून भी पारित किए गए हैं। तो जैसे दिल्ली को क्या कानून जो है वो गवर्न करता है उसके लिए एक अलग कानून है, पर इसकी बात करूंगी जब दिल्ली के पर एक स्पेशल कानून, एक स्पेशल दिल्ली पे क्या कानून है उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। अब जल्दी से बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी आर्टिकल अनुच्छेद 4 पर, आर्टिकल 4 पर, जो ये कहता है। तो आर्टिकल 4 में ये कह दिया गया कि जो सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स हैं, मतलब हिंदी में कहें तो अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक मैटर्स जो हैं उनके लिए भी कानून बनाए जा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यदि एक नया राज्य बना, 2 एग्जिस्टिंग राज्यों का कुछ कुछ क्षेत्रफल लेकर आर्टिकल 3 के अंदर यदि संसद ने एक कानून पास किया जिसमें एक नया राज्य का गठन हुआ,
अब इस राज्य में लेजिस्लेचर कौन होगा, एग्जीक्यूटिव की कैसे स्थापना होगी, जुडिशरी कैसे इसमें फंक्शन करेगी, क्या क्या नदियाँ आएंगी, क्या क्या मिनरल्स, खान खदान क्या क्या होंगे, क्या क्या पहाड़ होंगे, कुछ भी ऐसे मैटर्स जो उस राज्य को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, उन सब पर भी संसद जो है वो कानून बना सकता है। और उस ये बात साफ कर दी गई है आर्टिकल 4 के अंतर्गत। तो एक बात समझना ये ज़रूरी है कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 जो हैं वो एक तरीके से संसद को एक सुप्रीम, एक पैरामाउंट पावर देते हैं कि बिना संविधान के किसी और भाग के बारे में चिंता करे हुए यदि किसी नए राज्य का गठन होता है तो संसद जो है उस पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 246 है भारत के संविधान पर, जिस पे आगे आने पर चर्चा करेंगे, जो ये कहता है कि कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून पारित कर सकता है और कौन से विषय हैं जिस पर राज्य सरकार पारित किया कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल, उसमें 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 में वो टॉपिक्स दिए गए हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। लिस्ट 2 वो विषय जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और लिस्ट 3 जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन ये आर्टिकल 3 और 4 संविधान के शुरुआती अनुच्छेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नए राज्य का गठन होता है तो केंद्र सरकार के पास सुप्रीम पावर्स होते हैं। जब राज्य बन जाएगा तब तो आर्टिकल 246 जो है वो पिक्चर में आएगा, लेकिन जब तक राज्य का गठन नहीं हुआ है तब तक पूरे अधिकार जो है उस पर कानून बनाने के संसद के पास है। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं समझाना चाहती हूँ, जब भारत के क्षेत्रफल की बात होती है तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको इंटरनेशनल लॉ को पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। मतलब समुद्र को लेकर इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं उनको लेकर क्या कानून है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि हर कोई जो स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है, उसका अपने लैंड से, जो कोई भी उसकी लैंड की टेरिटरी है, उससे लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक जो सागर में है वो भी क्षेत्रफल माना जाएगा उसी देश का। मतलब यदि भारत की आप मैप की टेरिटरी देखें तो हम जानते हैं कि दोनों तरफ जो है, तीनों तरफ जो है नीचे, वो हम पानी से सराउंडेड हैं, सीज से सराउंडेड है, समुद्र से सराउंडेड है। तो भारत का क्षेत्रफल ना सिर्फ भारत का क्षेत्रफल है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ऑन लॉ ऑफ सी के अनुसार पूरे जो टेरिटरी है उससे 200 नॉटिकल माइल्स, तीनों चारों तरफ 200 नॉटिकल माइल्स मतलब लगभग मान लीजिएगा 370 किलोमीटर, वो भी भारत की टेरिटरी में आता है। इसमें एक छोटी सी कानूनी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं कि जो समुद्री का सतही का पानी होता है, ठीक है, जैसे आपने कह दिया कि जो भारत का टेरिटरी है उससे 370 किलोमीटर तक का जो एरिया है सब तरफ, वो भी भारत के क्षेत्रफल में है। लेकिन जो समुद्री पानी है, सरफेस वाटर है, वो किसी भी सॉवरेन नेशन की संप्रभुता में सीधे सीधे अंदर नहीं आता, लेकिन उस एरिया के अंदर जो खनिज हैं, जो ऑयल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उस पर स्टेट का अधिकार होता है। मतलब जैसे आपको पता होगा कि अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंडिया में जो भारत की टेरिटरी में इस 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो है वो तेल का खनन करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के अनुसार। और इस कन्वेंशन को भारत में और एक प्रकार से इस पे कानून स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1976 में एक कानून पास हुआ जिसे कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। इसके हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स का जो इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर सतह पर जो इसके डेप्थ में जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, उस पर पूरा भारत की सरकार का अधिकार रहेगा। तो खैर सीज पर क्या कानून लगता है, इस पे हम इंटरनेशनल लॉ पे चले जाएंगे, यदि किस्मत हुई तो इस पर भी कभी आगे बात करेंगे। तो जल्दी से मैं समराइज कर दूं कि आज की वीडियो में हमने बात करी आर्टिकल 1 to 4। भारत की जब हम बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो भारत के क्षेत्रफल में क्या क्या आते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिविजन्स हैं, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग इसमें प्रोविजंस हैं, और यूनियन टेरिटरीज क्या है इसके बारे भी मैंने आपको बताया। यदि केंद्र सरकार चाहे और यदि नए एरियाज को, क्षेत्रफल को भारत में अर्जित करना चाहे तो आर्टिकल 1 उसका अधिकार देता है। एक पूरे नए क्षेत्रफल को अक्वायर करके एक नया राज्य गठन किया जाए तो आर्टिकल 2 उसका अधिकार देता है।
और जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके क्षेत्रफल को, नाम को बदलकर यदि एक नया राज्य का गठन करना चाहा जाए या नया यूनियन टेरिटरी का गठन चाहा जाए तो उसका अधिकार होता है आर्टिकल 3 के अंदर। और जब एक राज्य बन गया, उसके लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या कानून चाहिए होगा, उसके लिए आर्टिकल 4 जो है वो संसद को अधिकार देता है। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये समझना बहुत जटिल नहीं है। मेरी ये कोशिश है कि बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन ना हो, लेकिन आपको टेक्निकल डिटेल्स में जो है वो परेशानी भी ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या मेरी बात आप तक पहुँच पा रही है? क्या आपके सवाल हैं? क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं? और अगले क्या विषय हैं जिन पर मैं वीडियो बनाऊँ, इस पर मुझे ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।